ये बच्चों चलते हैं उसी लेसन से अगली टॉपिक की तरफ। लेसन का नाम था वंशागत और विविधता यानी कि हेरिडिटी एंड वेरिएशन। उसमें से हमारा अगला टॉपिक है मानव में मेंडेलियन विकार यानी मेंडेलियन एबनॉर्मेलिटीज इन ह्यूमन। थोड़ा समझ लेते हैं कि मानव में मेंडेलियन विकार का मतलब क्या है। मानव मतलब हम लोग, हम मनुष्य। अब हम लोगों में कौन से विकार होते हैं, ठीक है, जो कि कुछ संबंधित हैं उपापचय में होने वाली त्रुटियों के कारण, कुछ जीनों के द्वारा स्थानांतरित होते हैं, कुछ तो ऐसे विकार होते हैं, ऐसी त्रुटियां होती हैं जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं यानी गुणसूत्र, वो या उनसे संबंधित जो उनके सेट हैं, एक हो सकती है संख्या, दो हो सकती है, इससे अधिक हो सकती है, उनके विस्थापन के द्वारा, ठीक है, या उनके चेंज होने से कुछ एबनॉर्मलिटीज देखने को मिलती हैं जिनको हम बोलते हैं विकार। अब ये उन्हीं रूल्स को फॉलो करती है जो मेंडल के रूल हैं। जैसे कि हम इससे पहले इनके 3 रूल्स की स्टडी कर चुके हैं, कहीं ना कहीं उनसे मैचअप होता है, ठीक है, उनसे संबंधित है। इसी वजह से इन विकारों को हम मेंडेलियन विकार के नाम से जानते हैं। तो अब हम देखेंगे कि मेंडेलियन विकार के प्रकार क्या है, इनके काइंड्स क्या हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, सबसे पहले जो आप स्टडी करोगे वो होगा जीनिक मेंडेलियन विकार। अब ये जीनिक मेंडेलियन विकार क्या है? जीनिक मतलब यह संबंधित है जीन से। आपको पता है जीन जो होते हैं वो एलीलों के जोड़े होते हैं। अब एक जीन में एलीलों का जोड़ा जो होता है वो समयुग्मजी भी हो सकता है और विषमयुग्मजी भी हो सकता है। तो जब जीन के द्वारा या जीन के फेरबदल के द्वारा कोई विकार उत्पन्न होता है, शरीर में एबनॉर्मेलिटीज देखने को मिलती हैं, तो ऐसे एबनॉर्मेलिटीज को हम जीनिक मेंडेलियन विकार या फिर जेनिक मेंडेलियन एबनॉर्मेलिटीज के नाम से जानते हैं। सेकंड नंबर पे आपका आता है क्रोमोजोमल विकार, या इसको हम गुणसूत्री विकार के नाम से जानते हैं, या फिर इंग्लिश में इधर लिखा हुआ है क्रोमोजोमल एबनॉर्मेलिटी, ठीक है। अब हमने एकल जीन की बात की थी, जीन जो कि आनुवंशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करता है। अब उसी से संबंधित जो हमारा अगला है वो क्या है? क्रोमोजोम यानी कि गुणसूत्र है। अब ह्यूमन बीइंग की बात करें तो टोटल 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने? 23 जोड़ी गुणसूत्र, यानी कि टोटल संख्या में ये क्रोमोजोम्स होते हैं 46, और प्रत्येक जोड़ों में मौजूद होते हैं, पेयर्स में मौजूद होते हैं। तो जब इन गुणसूत्रों का प्रतिस्थापन हो या फिर एक्सचेंज हो जाए, ठीक है, एक सेल से दूसरी सेल में, या फिर अपनी पोजीशन चेंज कर दें संख्या में 1, 2, 3 अथवा इससे अधिक, या कभी कभी क्या होता है पूरे सेट, इनके पूरे सेट में चेंज देखने को मिलते, पूर्ण समुच्चय में बदलाव देखने को मिलता है, हेराफेरी देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से उत्पन्न हुए विकार को हम गुणसूत्री विकार या क्रोमोसोमल विकार या क्रोमोजोमल एबनॉर्मेलिटी कहते हैं। अब हम दोनों में से बारी बारी दोनों की स्टडी करेंगे, लेकिन उससे पहले जो हम स्टडी करेंगे, सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल की बात करेंगे जो कि संबंधित हैं जीनिक मेंडेलियन विकार से। इसमें हमारा जो सबसे पहला उदाहरण आता है, ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल आता है, वो होता है दात्र कोशिका अरक्तता, या फिर इसको हम इंग्लिश में सिकल सेल एनीमिया के नाम से जानते हैं। इसमें होता क्या है, इसमें जिस व्यक्ति को ये विकार होता है उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु क्यों हो जाती है, ये विकार उत्पन्न कैसे होता है, हम थोड़ी सी चर्चा इस पे करेंगे, ठीक है। तो दात्र कोशिका अरक्तता यानी सिकल सेल एनीमिया, ये संबंधित है HB यानी कि हीमोग्लोबिन से। आपको पता है जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है हमारे शरीर में, ठीक है, मुख्य रूप से जाना जाता है हीमोग्लोबिन। यदि हीमोग्लोबिन ना हो तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन नहीं हो सकता। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ कौन जिम्मेदार होता है? HB यानी कि हीमोग्लोबिन जिम्मेदार होता है। अब इसमें जो बीटा ग्लोबिन की श्रृंखला पाई जाती है, किसकी? हीमोग्लोबिन की जो बीटा ग्लोबिन श्रृंखला होती है, इसमें जो एमिनो अम्ल होते हैं, ठीक है, जिस श्रृंखला में मौजूद होते हैं वो श्रृंखला कुछ इस प्रकार से होती है, ठीक है। तो फर्स्ट वैलिन, हिस्टिडीन, ल्यूसिन, थ्रोनिन, प्रोलिन, ग्लूटामिन एंड देन ग्लूटामिन। अब ये एमिनो अम्ल हैं। एमिनो अम्ल जो भी होते हैं ये एक श्रृंखला बनाते हैं एक पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ करके, ठीक है। अब हमने यहाँ पर एक
पेप्टाइड बॉन्ड को दर्शाया हुआ है। और ये श्रृंखला पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा या फिर प्रत्येक एमिनो अम्ल जो मौजूद होते हैं इनसे संबंधित, वो पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ करके या बंध करके एक दूसरे से पॉलीपेप्टाइड चेन को फॉर्म करते हैं। इसके लिए मुख्य रूप से mRNA जिम्मेदार होता है, मैसेंजर RNA। तो अब इसमें से जो HB एलील मौजूद होता है, एक नॉर्मल होता है, वो होता है नॉर्मल मतलब साधारण, उससे हम रिप्रेजेंट करते हैं HBA से। ये राइट चैन का फॉर्मेशन करता है, इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं होती। बट कभी कभी क्या होता है, इसमें एक एबनॉर्मल एलील पाया जाता है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं HBS से। ये सिंथेसिस करता है किसकी, वैलिन की, और ये विकार उत्पन्न करता है। कैसे, इसमें से 1 2 3 4 5 6, तो जो 6 नंबर पे यानी बीटा ग्लोबिन की जो एमिनो अम्ल की श्रृंखला है, उसके 6 नंबर पर जो ग्लूटामिन नामक एमिनो अम्ल पाया जाता है, इसका प्रतिस्थापन या विस्थापन कर दिया जाता है वैलिन नामक एमिनो अम्ल के द्वारा। यानी कि इसमें जो एलील पाया जा रहा है वो मतलब जो HBS, ठीक है, ये सिंथेसिस करता है इसकी, और ये क्या करता है, वैलिन के द्वारा ग्लूटामिन को प्रतिस्थापित कर देता है और ग्लूटामिन के स्थान पर यानी 6वें नंबर पर क्या होता है, वैलिन आ जाता है, जिसकी वजह से जो सेल्स होती हैं वो लगभग देखने में चपटी हो जाती हैं। और इसका जो मुख्य रूप से काम होता है हीमोग्लोबिन का, ऑक्सीजन का परिवहन होता है करना, ठीक है। तो अब प्रतिस्थापन की वजह से जो ग्लूटामिन के स्थान पर वैलिन आ गया है, ठीक है, तो ऐसी सेल्स जो होती हैं वो सिकल सेल कहलाती हैं, ठीक है। और अब यह कोशिका या ये सेल जो होती है वो ऑक्सीजन का परिवहन नहीं कर पाती, और ऑक्सीजन का परिवहन ना करने के कारण जिस व्यक्ति में ये विकार होता है उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो अब इसको बनाता कौन है, इसको बनाने के लिए जो एलील जिम्मेदार होता है वो HBS होता है, जो नॉर्मल पाया जाता है एलील वो होता है HBA, ठीक है। तो जब HBS की सिंथेसिस हो जाती है तो वो सिंथेसिस करता है इस चैन का, और 6वें नंबर पर जो ग्लूटामिन होता है उसको प्रतिस्थापित कर देता है वैलिन के द्वारा, ठीक है। तो ऑक्सीजन का परिवहन रुक जाता है, बंद हो जाता है, जिसकी वजह से रोगी की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। अब ये कैसे एक जनरेशन से अगली जनरेशन में जाता है, इसके लिए हम मेंडेलियन विकार की बात करते हैं कि मेंडल के रूल के अकॉर्डिंग ये भी एक जनरेशन से अगली जनरेशन की तरफ जाता है, या इसके लक्षण एक जनरेशन से अगली जनरेशन में जाते हैं। अब ये उत्पन्न कैसे होता है, मुख्य रूप से उत्पन्न होते हैं उपापचय में त्रुटियों के कारण। तो आइए हम इसके समयुग्मजी जीन और विषमयुग्मजी जीन बना करके देख लेते हैं। अगर हम इसमें हम समयुग्मजी जीन की बात करें जो सिंथेसिस के लिए जिम्मेदार होता है, जिसकी वजह से ऐसे विकार देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इसमें जो जीन का जोड़ा मौजूद होगा, पहला होगा HBS और दूसरा भी होगा HBS, समयुग्मजी होमोजाइगस है। यहीं पर अगर हम HBA नॉर्मल एलील की बात करें, इसके जब हम पेयर्स बनाते हैं, जोड़े बनाते हैं, एक जीन बनाते हैं, ठीक है। अब इसमें जो इसका नॉर्मल पेयर होगा जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे HBA और दूसरा HBA, ये भी कैसा है, ये भी HBA और HBA यानी कि समान है, समयुग्मजी यानी होमोजाइगस बोलेंगे इनको, ये भी समान है, इनको भी हम क्या बोलेंगे, होमोजाइगस बोलेंगे। इसके अलावा कभी कभी कंडीशन देखने को मिलती है एक जीन में यानी युगल में, जोड़े में अगर हम 2 एलील की बात करेंगे तो उनमें से जो तीसरी कंडीशन, पहली ये, दूसरी ये और तीसरी जो देखने को मिलती है वो होती है HBA और HBS, यानी कि ये दोनों समान नहीं है, जो दोनों कैसे विषम हैं, इस वजह से इनको हम हेट्रोजाइगस के नाम से जानते हैं, और ये कैरियर का काम करते हैं, ठीक है। सिम्टम्स यानी कि लक्षण देखने को उस व्यक्ति में मिलेंगे, बट ये कैरियर का काम करते हैं, ये मरते नहीं हैं। यदि आगे चल के या उनसे संबंधित जो नई जनरेशन आने वाली है, यदि सेम होमोजाइगस HBS मिलते हैं तब फिर उनमें सिकल सेल एनीमिया होगी और उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। तो आइए मेंडल के रूल्स के अकॉर्डिंग क्रॉस करवा के देख लेते हैं। तो आइए पहला उदाहरण लेते हैं सिकल सेल कैरियर्स का, ठीक है। किसका उदाहरण लेंगे पहले, सिकल सेल कैरियर्स। कैरियर्स मतलब वाहक, जिनके पास जीन में लक्षण तो हो बट वो ग्रसित ना हो,
वे विकार दिखे ना भौतिक रूप से उनके शरीर में, लेकिन जीन मौजूद हो, यानी कि उनसे जो आने वाली जनरेशन है उन पे खतरा बना रहता है। अब हम एक हेट्रोजाइगस ले लेते हैं, हेट्रोजाइगस, जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे HbA और HbS। हेट्रोजाइगस मतलब विषम युग्मजी, जो समान ना हो। तो एक नॉर्मल है और दूसरा सिंथेसिस करने वाला मौजूद है, ठीक है। तो अब ये समान नहीं है, इस वजह से कैसे हो गए, ये विषम युग्मजी हो गए, यानी कि हेट्रोजाइगस। और सेकेंड साइड में भी सेम एज इट इज ले लेते हैं, HbA HbS। अब सपोज दो हेट्रोजाइगस ह्यूमन बीइंग मौजूद हैं और क्रॉस करवा के देखते हैं, तो कंडीशन देखने को क्या मिलेंगे। सबसे पहले हम इनके गैमेट सेपरेट कर लेते हैं, तो HbA HbS, इधर HbA और इस साइड में HbS। अब फर्स्ट गैमेट का या फर्स्ट एलील का दूसरे के फर्स्ट एलील के साथ करवाते हैं क्रॉस, तो क्या मिलेगा, HbA। दूसरा भी क्या है, HbA। यानी कि इसमें जो फर्स्ट पर्सन होगा वो नॉर्मल होगा, वो सिकल सेल एनीमिया यानी दात्र कोशिका अरक्तता का शिकार नहीं होगा, क्योंकि इनमें दोनों एलील यानी जीन का जो जोड़ा मौजूद है वो सामान्य मौजूद है। दूसरा देखते हैं, HbA और इधर HbS, यानी कि इसमें विषम जात हेट्रोजाइगस मौजूद है। मतलब एक जीन में एक एलील वह मौजूद है जो आने वाली जनरेशन तक इस लक्षण को भेज सकता है, इसको कैरियर कर सकता है, ठीक है, वाहन का काम कर सकता है। तो इस वजह से हम इसे सिकल सेल कैरियर के नाम से जानेंगे, ठीक है। नेक्स्ट HbS और दूसरा HbS, यानी कि इसमें सिंथेसिस करने वाला एलील मौजूद है, ठीक है। यानी कि HbS सिंथेसिस कर सकता है किसकी, वेलिन की जो ग्लूटामिन को विस्थापित कर सके, जिसकी वजह से दात्र कोशिका अरक्तता जैसा विकार होता है और ऑक्सीजन का परिवहन होना बंद हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में जो आपको तीसरी कंडीशन देखने को मिली है वो एबनॉर्मल देखने को मिली है, यानी कि ऐसे व्यक्ति को सिकल सेल एनीमिया होगी, दात्र कोशिका अरक्तता होगी और इस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। लास्ट है HbS, ये भी और ये भी HbS, ठीक है। तो इसमें भी सेम एज इट इज है, दोनों एलील यानी कि जीन के दो एलीलों के जो जोड़े मौजूद हैं वो भी कैसे सिंथेसिस करने वाले हैं, इसको भी सिकल सेल एनीमिया होगी, ठीक है। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, इसकी भी मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। इसको भी क्या होगा, दात्र कोशिका अरक्तता या सिकल सेल एनीमिया। तो आप लोग इसको क्रॉस करवा के स्वयं से देख लीजिएगा, हो सकता है क्रॉस करवाने में स्पेस नीचे कम था, प्रॉब्लम हो गई हो, इसको हमने दोबारा से करेक्शन कर दिया है, ठीक है। तो इसमें जो आपको परसेंटेज मिलेगा कैरियर्स का, एबनॉर्मल का और नॉर्मल का, तो सबसे पहले इसमें समयुग्मजी HbA का जोड़ा दिख रहा है, यानी कि दो एलील मौजूद हैं जो कि समयुग्मजी हैं, नॉर्मल जीन मौजूद है, इनको सिकल सेल एनीमिया नहीं होगा। तो एक कैसा मिला हमें, नॉर्मल, ठीक है। तो हम यहाँ पे संख्या लिख लेते हैं 1। अब इसमें से हम देखते हैं कि कैरियर कितने मिले। कैरियर का मतलब जिनके एलील समान ना हो, एक जोड़े में एलील कैसे हो, समान ना हो, विषम हो, विषम युग्मजी हो। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं HbA HbS, यानी कि एक विषम ये है, दूसरा यहाँ पर HbS और HbA, दूसरा विषम यहाँ पर मौजूद ये है। ये कैरियर का काम करेंगे। कैरियर का मतलब होता है ढोना, एक प्रकार से ले जाना, स्वयं का ना हो बट ले जाने का काम करना, ठीक है। तो यहाँ पर इनकी संख्या कितनी मौजूद है, 2। हम इनको यहाँ पर 2 लिख देते हैं। अब जो हमें लास्ट में एक जोड़ा देखने को मिल रहा है वो समयुग्मजी है। समयुग्मजी किस प्रकार का है, एबनॉर्मल एलील, HbS HbS,
ये सीकल सेल एनीमिया को रिप्रेजेंट करता है। इस व्यक्ति को सीकल सेल एनीमिया होगी। इसकी भी संख्या कितनी होगी? 1 होगी। तो यहाँ पर हमें जो रेशियो मिल रहा है वो 1:2:1 का मिल रहा है। तो आपका यहाँ पर एक उदाहरण कंप्लीट होता है दात्र कोशिका अरक्तता का। अब हम नेक्स्ट चलते हैं फिनाइलकीटोन्यूरिया की तरफ। यह डिजीज जो होती है ये उपापचय में त्रुटियों के कारण होती है। ठीक है, किसके कारण होती है? उपापचय में त्रुटियों के कारण। शॉर्ट में हम इसे PKU के नाम से जानते हैं। अब यह विकार दैहिक होता है। अब अगर हम इसमें बात करें फिनाइल एलेनिन अमीनो अम्ल से जो संबंधित इसका एक मुख्य एंजाइम होता है, उसकी अनुपस्थिति के कारण यह डिजीज होती है जिसे हम फिनाइलकीटोन्यूरिया के नाम से जानते हैं। तो इसमें होता क्या है? इसके स्थान पर फिनाइल पायरुविक अम्ल एमिनो अम्ल का निर्माण हो जाता है और यह होता क्या है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि इसका विघटन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से ये रक्त में जमने लगता है या रक्त में स्टोर होने लगता है, इकट्ठा होने लगता है, जिसकी वजह से व्यक्ति में या व्यक्ति का जो शरीर होता है, शरीर पीलापन जैसा दिखने लगता है, पीलापन आ जाता है। और जो उसके मस्तिष्क में, ठीक है, जो तंत्रिका कोशिका होती हैं वो न्यूट्रल होने लगती है। इसके अलावा उसका मस्तिष्क मंद हो जाता है, या फिर हम कह सकते हैं कि वो मंद बुद्धि वाला व्यक्ति हो जाता है और धीरे धीरे वो बहुत सारी समस्याओं से एक प्रकार से जकड़ जाता है, फिर गंभीर हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो डिजीज या विकार उत्पन्न हुआ, ऐसे विकार को हम फिनाइलकीटोन्यूरिया के नाम से जानते हैं। शॉर्ट में से हम PKU के नाम से जानते हैं। तो जो आपका फर्स्ट पॉइंट था मानव में मेंडेलियन विकार को लेकर के, जो कि जीन से या उपापचय की त्रुटियों से संबंधित था। ठीक है, तो आपका ये फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट होता है। आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।